नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं बजट बायोस्कोप। दरअसल बजट आने वाला है और उससे पहले जरूरी है बजट की भाषा को समझना। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े उन टैक्स और वर्ड्स की जिनके बारे में आमतौर पे हर बार बातचीत होती है। बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो उन टर्म्स को बखूबी समझते हैं, बहुत ऐसे व्यूअर्स हैं जो उनके मायने नहीं जानते हैं। लेकिन क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हैं, बाजार में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तो ऐसे में इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। फिर चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी की बात हो या बात हो एसटीटी की, कैपिटल गेन्स की चर्चा हो या फिर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की बात ही क्यों ना हो या फिर टीसीएस जैसा टैक्स ही क्यों ना हो, इन सब को हम समझते हैं आसान भाषा में, और ताकि बजट आए तो आप पहले से तैयार हो और उनके मायने को समझ सकें। इसी कड़ी में हमारे साथ आज की मेहमान मौजूद हैं। प्रवीण वाजपेयी हमारे साथ बनी हुई हैं, फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स की फाउंडर हैं। प्रवीण नमस्कार, स्वागत है आपका। क्योंकि योर मनी का पर्पस हमेशा से ही अवेयरनेस को फैलाना है, नॉलेज को इंक्रीज करना है। सिर्फ महज एक इन्वेस्टर बन के ना रहे हमारे व्यूअर्स, बल्कि उनकी नॉलेज भी इनहैंस हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे टॉपिक्स है प्रबलीन जो आपसे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो आमतौर पे जब भी बजट आता है तो बड़े क्लोजली इस टर्म को देखा जाता है कि स्टैम्प ड्यूटी को लेकर सरकार क्या कदम उठाएगी। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से स्टैम्प ड्यूटी के मायने क्या हैं, कैसे ये इम्पैक्ट करता है, समझाइए। जी नमस्कार दीपाली। एब्सोल्युटली आई थिंक बजट आ रहा है एंड देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट कि क्या टैक्स में कट्स हो सकते हैं या क्या चेंजेस होंगे जो इन्वेस्टर्स को अफेक्ट करेंगे। स्टैम्प ड्यूटी एक ऐसा बदलाव है इनफैक्ट जो थोड़े साल पहले वित्त मंत्री लेके आई थी। सो 2019 का जो इंटरिम बजट था उसमें इसकी पहली बार चर्चा की गई थी फॉर रैशनलाइजेशन की। स्टैम्प ड्यूटी हमें पता है कि रियल एस्टेट में तो हमेशा से रही है, बट रैशनलाइजेशन की गई थी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में किस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड ये अल्टीमेटली जुलाई ऑफ 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था। आज के टाइम पे अगर हम स्टैम्प ड्यूटी को देखें तो ये एक तरीके का एक आप एंट्री टैक्स की तरह इसको देख सकते हैं दीपाली, बिकॉज जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड्स में, वहां पे एक डिडक्शन होता है जिसको हम 0.005% के बेसिकली जो हिसाब से वो होता है, और वो एक छोटा सा अमाउंट है जो स्टैम्प ड्यूटी के तरीके से सरकार के उनकी ट्रेजरी में जाता है। तो मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का परचेज किया है तो वहां पे आपके 5 रुपए जो है वो स्टैम्प ड्यूटी की तरह कट जाएंगे। एंड ये जो बदलाव आया था इसके बाद दीपाली, अगर आपने गौर किया हो कभी, या हम सारे आई थिंक जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं कई बार पूछते हैं कि हमने 10,000 डाले मान लीजिए आपने मंथली एसआईपी में, तो वो 9,900 ऐसे 99 करके आपको वैल्यूज दिखते हैं। सो अब हम होल नंबर्स नहीं देखते हैं बिकॉज वहां पे एक छोटा डिडक्शन होता है जो स्टैम्प ड्यूटी है। एंड स्टैम्प ड्यूटी का ऑफ कोर्स बेनिफिट मिलता है सरकार को बिकॉज उनके लिए एक छोटा सा कलेक्शन हो जाता है एनी टाइम अ परचेज इज डन। अगर डिविडेंड भी री इन्वेस्ट होता है या एसटीपी भी की जाती है दीपाली, तब भी ये डिडक्ट होता है। तो यानी कि स्टैम्प ड्यूटी के बढ़ने या घटने से जो हमारा अमाउंट है जो इन्वेस्ट हो रहा है अल्टीमेटली स्कीम में, उस पे फर्क पड़ता है। इसलिए ये एक आंकड़ा है जो एक परसेंटेज है, इस पे डेफिनेटली इन्वेस्टर्स की नजर होनी चाहिए कि इसको सेम रखा जा रहा है या इंक्रीज या डिक्रीज किया जा रहा है। एंड ये रिडेम्पशंस पे लागू नहीं होता है, ये हमेशा सिर्फ परचेज ऑफ यूनिट्स पे ही लागू होता है। अच्छा, यानी अगर आप स्विच भी करते हैं स्कीम्स को या फिर डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते हैं तब भी लागू होगा ये? जी जी दीपाली, सो एक तरीके का जब भी आपका परचेज हुआ है, सो एनी काइंड ऑफ परचेज, तब ये वहां पे लागू हो जाएगा। एंड इसलिए परचेज है आपका, स्विच इन आया है, अगर आपका हम जैसे स्कीम्स देखते हैं जहां पे डिविडेंड भी री इन्वेस्ट होता है, वहां पे भी इसको लगाया जाएगा। सो एनी इन्वेस्टमेंट, डेट एंड इक्विटी, कोई भेद बदलाव नहीं है। अगर आपने लिक्विड फंड में भी पैसा लगाया है वहां पे भी आपकी स्टैम्प ड्यूटी कटेगी। तो एनी फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, वहां पे ये परसेंटेज डिडक्ट होगी। ओके, तो बहुत मामूली सा ये हिस्सा है। जैसे प्रबली ने समझाया 0.005%, यानी 1 लाख आप लगाते हैं तब 5 रुपए कटेंगे। और जैसे क्लियरली यहाँ पर प्रबली ने कहा कि जब भी हम लमसम पैसे डालते हैं, एसेट डालते हैं, तो हमेशा उसी अमाउंट की वैल्यू डिडक्ट नहीं होती है, कुछ पैसे कम होती है अगर आप हजारों में निवेश कर रहे हैं तो। लेकिन ये बात हुई स्टैम्प ड्यूटी की। अच्छा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक रहता है हर बार के बजट में, स्पेशली अगर इक्विटी मार्केट की इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो
मतलब कुछ भी आया एसटीटी पर तो बाजार तुरंत रिएक्ट करेगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है और ऐसा होता भी है। तो बताइए, एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये कौन सा टैक्स होता है, कब इम्प्लीकेबल होता है, कैसे इम्पैक्ट करता है? जी, सो आपने दीपाली बिल्कुल ठीक बोला। आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेंसिटिविटी जो इस टैक्स से जुड़ी हुई है, और इसका कारण ये है कि 2004 में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर पी चिदम्बरम, और उन्होंने बोला कि भई जब भी कोई पैसा बाज़ार में आ रहा है, हम शुरू में ही उस पे एक टैक्स लगा देंगे, और हमारा कलेक्शन हो गया। एंड उस टाइम पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को रिमूव किया गया था, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को भी रिड्यूस किया गया था। सो किसी भी तरीके की आपकी बाइंग, सेलिंग, जो भी सिक्योरिटीज़ में ट्रांज़ैक्शंस हो रहा है, वहाँ पे ये डिडक्शन हो रही थी। एंड ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है जो आपकी स्टॉक मार्केट ट्रांज़ैक्शंस पे लगता है। अगर हम म्यूचुअल फंड के लेवल पे देखें, तो जब हम म्यूचुअल फंड की अपनी बाइंग करते हैं, उस टाइम पे हमारे जो डिडक्शन है, हम स्टैम्प ड्यूटी का ही देखते हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, उस टाइम पे वो म्यूचुअल फंड हाउसेस अपने एक्सपेंस रेशियो पे उसको लेते हैं बेसिकली। बट जब हम सेल करते हैं दीपाली, तब इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टर, हम अपना एसटीटी भरते हैं। अगर हम कोई भी अकाउंट स्टेटमेंट देखेंगे, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होती है म्यूचुअल फंड्स की, तो वहां पे एसटीटी आपको डिडक्टेड दिखाएगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। अब ये सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रिमूव किया गया एंड एसटीटी इंट्रोड्यूस किया गया था। बट इन 2018 जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एसटीटी को कंटिन्यू करते हुए कैपिटल गेन्स को रीइंट्रोड्यूस किया था। एंड इस टाइम पे हमारे पास एसटीटी भी जाता है, और हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी है। सो दोनों की जो एक पैरेलल जो क्योंकि प्रेजेंस है एज फॉरेन इन्वेस्टर, उस चीज के चलते ये एक हमेशा सेंसिटिव थोड़ा टॉपिक रहता है। एंड अगेन इस चीज को जो इसका जो रैशनल है दीपाली, दैट इज ताकि एक तरीके का चेक हो कि आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई भी जो एंट्री होती है, एग्जिट्स होती हैं, उसकी एक प्रॉपर उस पे एक छोटा सा डिडक्शन होता है। सो इट बिकम्स लाइक एक तरीके का, आप ये मान लीजिए, एक तरीके का जो टैक्स डिडक्टेड, जैसे हम कहते हैं हमारी सैलरी में से टीडीएस कट गया, वैसे ही आपका एसटीटी डिडक्ट हो जाता है ऑन एवरी ट्रांजैक्शन। तो इसके बढ़ने से डेफिनेटली एज एन ट्रेडर आपको नुकसान है, एज एन इन्वेस्टर आपका थोड़ा पैसा वहां कटेगा, बिकॉज ये बहुत छोटे फिगर्स होते हैं। हम कई बार इनको होलिस्टिक उसमें देखते हैं तो हमें इतना पता नहीं चलता, बट ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। और जितना ऑफ कोर्स अगर हल्का सा भी यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज होता है, तो वहां पे ट्रेजरी में उनको बेनिफिट है। बट अगेन एसटीटी एक मेरे ख्याल से आंकड़ा है जिसपे इन्वेस्टर्स की एक नजर होनी चाहिए कि उस पे क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, क्या रिड्यूस किया जा रहा है, या क्या बदलाव है। ओके, तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, लेकिन टैक्स के लिहाज से ही जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होते हैं या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होते हैं, उसको भी काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं मार्केट्स, इन्वेस्टर्स, साथ ही फिर चाहे वो बड़े इन्वेस्टर्स हों या रिटेल इन्वेस्टर्स ही क्यों ना हो। तो कैपिटल गेन टैक्स, हालांकि इसके मायने क्या हैं, किस तरीके के गेन्स पर ये लागू होता है, सिर्फ इक्विटीज तक ही सीमित है या उसके बियॉन्ड भी है? और साथ ही जब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं या एलटीसीजी की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो इनके इम्प्लीकेशंस अलग अलग सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पर कैसे कैसे हैं? जी, जी। सो दीपाली, कैपिटल गेन्स टैक्स एक तरीके से मेरे ख्याल से किसी भी इन्वेस्टर को खुश होना चाहिए कि उनको देने का मौका मिल रहा है, यानी कि उन्होंने कुछ प्रॉफिट बनाया है। बिकॉज़ जो इससे पहले हमने एसटीटी डिस्कस किया, वो चाहे आपका प्रॉफिट हो, लॉस हो, आपको देना ही देना है। सो कैपिटल गेन्स टैक्स एटलीस्ट आपके ऊपर तभी आता है अगर आपके म्यूचुअल फंड या आपके स्टॉक्स पे या किसी भी आपके फाइनेंशियल एसेट या दूसरे कैपिटल एसेट्स में आपके ऊपर प्रॉफिट है। सो जो कैपिटल गेन्स टैक्स है, इसमें भी काफी बदलाव किए गए हैं दीपाली। इन द रीसेंट फाइनेंशियल ईयर्स हमने देखा है, स्पेशली लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में हमने लगातार देखा है कि कैटेगरीज को रीसेट किया गया कि किस चीज पे क्या बदलाव होगा। डेट फंड्स को कैपिटल गेन्स में टोटली शॉर्ट टर्म कर दिया, तो वहां पे हमारा इंडेक्सेशन चला गया। इस टाइम पे अगर हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो थोड़ा सा डिमांड भी है कि जो इक्विटी का टैक्सेशन है इस टाइम पे 12.5% है, अगर आपका प्रॉफिट मोर देन 1,25,000 है एक साल का। तो उसके बियॉन्ड जितना भी आपका प्रॉफिट रहता है, आप उस पर 12.5% टैक्स देते हैं। शॉर्ट टर्म में, यानी कि अगर आपने एक साल से पहले निकाल लिया, देन दीपाली आपको उस पर 20% टैक्स देना है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा जो फंसते हैं वो है हमारे डेट फंड्स, क्योंकि वो एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट है।
वो सीधा ही एक स्लैब रेट पे जाते हैं, वहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन्स की तरह उनको देखा जाता है। एंड जो एक अच्छा एरिया हम देखते हैं जो बीच का है, वो है हमारे हाइब्रिड फंड्स, जहाँ पे वो 35% तक भी अगर इक्विटी रख लेते हैं, देन दीपाली दे बिकम एलिजिबल फॉर इक्विटी टैक्सेशन। बस इतना है कि वहाँ पे उनको 1 साल की जगह मिनिमम 2 इयर्स उस स्कीम को बनाए रखना है, जो 35% तक इक्विटी रखते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा इक्विटी एक्सपोज़र होते हुए भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। एंड गोल्ड सिल्वर को बीच में उसमें बदलाव लिया गया था, उसको स्लैब रेट पे लाया गया था। इस टाइम पे वो 12.5% की कैटेगरी में आता है। सो लॉट ऑफ चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट मेरे ख्याल से एक चीज़ यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर आपका कोई लॉस है किसी भी इन्वेस्टर का, तो आप ये ज़रूर उसको याद करिएगा कि अगर आपने उस लॉस को बुक किया है, तो आप उस लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और फ्यूचर में आपको कभी भी कोई गेन होगा, तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं किसी प्रॉफिट से। सो वो एक इम्पोर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स एज़ एन इन्वेस्टर आई थिंक हम सबकी हमेशा वो डिमांड रहती है कि इस टैक्स को थोड़ा-सा अगेन रिड्यूस करके प्रोबेबली 10% पे या फर्दर रिड्यूस किया जाए। ओके, चलिए, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात हुई, कब कब कैसे कैसे इनका इम्प्लीकेशंस होता है, और उस हिसाब से यहाँ पर इन डिटेल में समझाया। अच्छा, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, थोड़ा सा टेक्निकल वो टर्मिनोलॉजी है। बहुत सारे व्यूअर्स आई एम श्योर जो इसके मायने नहीं समझते होंगे, बट आपसे आसान भाषा में समझना चाहेंगे कि जब हम लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की बात करते हैं तो ये क्या होती है, कैसे इम्प्लीकेशंस इसकी होती हैं, और कब कब ये लागू होती है बेसिकली। जी। सो दीपाली आई थिंक द फर्स्ट थिंग कि हम एलआरएस की आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के थ्रू जो बाहर यानी कि किसी और कंट्री में निवेश करने के ज़रिया है, वो काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है। बिकॉज़ जितनी हमारी आरबीआई की लिमिट दी गई है म्यूचुअल फंड हाउसेस को इंडिया के बाहर निवेश करने की, जो कि $8 बिलियन यूएस डॉलर्स है, वो हम ब्रीच कर रहे हैं। तो इसलिए हम नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, हम एसआईपीज़ हमारी कंटिन्यू नहीं हो पाई हैं। अब प्रोबेबली उसका एक तरीके का पैरेलल देख लीजिए कि आज इन्वेस्टर्स के पास एक ऑप्शन बचता है बाहर निवेश करने का, वो है कि हम बाहर के किसी ऐप्स पे ब्रोकर्स के थ्रू डायरेक्टली अपनी निवेश कर लें, या फिर जो एक प्रोजेक्ट है जिसको आई थिंक गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट करती है, जो गिफ्ट सिटी का रूट है। और गिफ्ट सिटी में हम देख रहे हैं हर बार नए नए फंड हाउसेस काफी सारी बेहतरीन स्कीम्स लेके आ रहे हैं भारत के बाहर निवेश करने के जो ऑप्शंस है, और वहां पे हम एलआरएस को यूज करेंगे, यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। एलआरएस आरबीआई द्वारा 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड आरबीआई ने एक तरीके की लिमिट बनाई कि ठीक है, आप इंडियन है, तो अगर आप इंडिया के बाहर पैसा भेजना चाहते हैं, तो 2004 में उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी लिमिट कि आप 25,000 यूएस डॉलर्स को बाहर भेज सकते हैं इंडिया के, पर पैन बेसिकली। सो विद इन द फैमिली अगर आप 4 एडल्ट्स हैं, तो आप उसका 4 टाइम्स कर सकते हैं। इस स्कीम को जो ये लिमिट है, ये धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते दीपाली आज के टाइम पे एक इंडिविजुअल इंडिया के बाहर $2.5 लाख भेज सकता है, यूएस डॉलर्स, पर फाइनेंशियल ईयर। और इस चीज की इसलिए रेलेवेंस है कि ये पैसा आप सिर्फ निवेश करने के लिए नहीं भेजते हैं, ये पैसा आप बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज सकते हैं, ट्रैवल के लिए कर सकते हैं, या किसी दूसरे तरीके की इन्वेस्टमेंट्स जो किसी और फॉर्म में हो, नॉट जस्ट फाइनेंशियल एसेट्स, उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम आपको मौका देती है कि आप इंडिया के बाहर निवेश करें। और गिफ्ट सिटी के थ्रू अगर आज कोई भी निवेशक निवेश करता है, तो वो एलआरएस के अंडर आएगा। जबकि जब हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बाहर निवेश कर रहे थे दीपाली, दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस, वो एलआरएस के अंडर नहीं आता है। तो हम गिफ्ट सिटी के थ्रू मान लीजिए आज हम पैसा लगाना चाहेंगे, तो वहां पे हमारा एलआरएस यूज होगा और हम बाहर निवेश कर सकते हैं। एंड ये मेरे ख्याल से इसलिए समझना ज़रूरी है बिकॉज़ आज के टाइम पे बहुत लोग बाहर निवेश भी करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी भेजना चाहते हैं। सो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम उस चीज़ को फैसिलिटेट करती है निवेशकों के लिए। ओके, चलिए, तो ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की बात हुई, और क्विकली एक और टर्म पर डिस्कशन कर लेते हैं। टीसीएस, ये टीसीएस शेयर नहीं है बल्कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है। तो एज नेम इंडिकेट, ये भी टैक्स ही है जो कि कलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये कब इम्प्लाई होता है, मतलब कौन से एक्सपेंसेस या खर्चे या स्पेंड आप कर रहे हैं तब इस टैक्स का कलेक्शन होता है। जी, टीसीएस का इसलिए ये डिस्कशन में हम लोग बात कर रहे हैं दीपाली, बिकॉज़ जब भी हम एलआरएस करते हैं, वहाँ पे आपका टीसीएस
आ सकता है प्ले में। बिकॉज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाहर करेंगे व्हिच इज़ मोर देन 10 लाख्स, तो आप पे 20% टीसीएस लग सकता है, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब ये ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कट गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। सिर्फ गवर्नमेंट एक तरीके से अपने पास रख रही है कि आप 10 लाख्स के बियॉन्ड बाहर अगर निवेश कर रहे हैं, तो कहते हैं जितना भी आपका बियॉन्ड 10 लाख्स निवेश है, उसका 20% हम अपने पास रख लेते हैं। और जब आप अपने साल का टैक्स फाइलिंग करेंगे, तब आपका अगर टैक्स मान लीजिए आपसे सरकार ने 2 लाख रख लिए और आपका जो टैक्स बनता है सरकार को देने का वो 2 लाख है। तो जब आपने लास्ट में अपनी सेटलमेंट की, तो ये 2 लाख जो सरकार के पास ऑलरेडी पड़ा है, इससे आप उसको सेटल कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का, ये भी एक टीडीएस टाइप का आप मान लीजिए कि एक डिडक्शन हो गया बेसिकली, ताकि गवर्नमेंट जो फॉरेन रेमिटेंसेस हो रहे हैं, बाहर पैसा जा रहा है, उस चीज को थोड़ा-सा ज़्यादा विजिलेंटली देख पाए। और एक ऐसी स्टडी आई थी जिसमें बताया गया था कि कुछ लोग जो बाहर पैसा भेज रहे हैं, उन लोगों ने टैक्स फाइल नहीं किया था। ये एक थोड़े साल पुरानी स्टडी है एंड उसके बाद टीसीएस को लागू किया गया, ताकि इंसान अपना पैसा वापस लेने के लिए, जब वो टैक्स ऑलरेडी कलेक्टेड है, आप अपनी टैक्स फाइलिंग्स करते हैं, तो एक स्ट्रीमलाइनिंग होती है पूरे प्रोसेस की। एंड ये एज़ एन इन्वेस्टर भी हमें याद रखना है। और इस टीसीएस को बढ़ाया और घटाया जा रहा है पिछले कुछ सालों से। सो इस पे अगेन जो स्पेशली बाहर निवेश करना चाहते हैं, उनको नज़र रखनी है इस परसेंटेज पे। ओके, चलिए, तो काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा ये। सिंपल सरल भाषा में इन टर्मिनोलॉजीज को समझाया प्रबलीन ने। अब रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। बजट बायोस्कोप में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार क्विकली आपकी क्वेरीज को भी फटाफट से एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। प्रबलीन हमारे साथ बनी हुई हैं। चल वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आप देख रहे हैं योर मनी। प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे लेंगे फटाफट से आपके सवालों को। क्विकली नोट कर लीजिए तरीके कैसे आप योर मनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने ईमेल कीजिए yourmoney@nwt.com पर। साथ ही फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो शो लाइव भी देख सकते हैं। #आस्काबाज योर मनी लिखकर अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए। चलिए अब फटाफट से व्यूअर्स से करते हैं कनेक्ट। पहला सवाल हमें जितेंद्र ने भेजा है, इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। 46 ईयर्स इनकी एज है और जो इनकी मंथली सिप है वो 36,000 रुपए की चल रही है। फिलहाल जो इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो है 5.5 लाख की। 10 साल का होराइजन है। 10 इयर्स में कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे, 10 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोर्टफोलियो बनाया हो बेहतर है या फिर नहीं, ये भी जानना चाहते हैं। फंड कौन से हैं? आदित्य बिरला लार्ज कैप 10,000, एसबीआई स्मॉल कैप 10,000, 6,000 में एसबीआई क्वांट फंड में, टाटा निफ्टी 50 फंड में 5,000 और टाटा नेक्स्ट 50 फंड में 5,000 है। बताइए प्रवीण, क्या सजेशन है इनके पोर्टफोलियो पर?
जी। जितेंद्र जी की जो एसआईपी है 36,000 है दीपाली, तो 10 इयर्स का जो इनका इन्वेस्टमेंट होराइज़न है, 10 साल में ये लगभग 97 लाख, सो ऑलमोस्ट 1 करोड़ बेसिकली जमा कर लेंगे अगर हम 12% का ओवरऑल पोर्टफोलियो एक्स-आईआरआर लेके चल रहे हैं। अगर इन्होंने 15 साल तक अपने निवेश को कंटिन्यू किया, तो ये ऑलमोस्ट 2 करोड़ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं जितेंद्र जी, तो आप डेफिनिटली थोड़ा लंबा होराइज़न लेके चलिए। और अगर विद इन दिस 10 इयर्स दिवाली ये थोड़ी-सी निवेश बढ़ाते रहें, स्टेप अप करते रहें, तो भी एक अच्छा कॉर्पस बना लेंगे। 10% का स्टेप अप भी इनको 10 साल में 1.3 करोड़ दे सकता है। सो वो मेरे ख्याल से अच्छा अमाउंट है, बिकॉज़ बिना स्टेप अप के ये 97 लाख्स बना पा रहे हैं। तो 10% का स्टेप अप आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जो पोर्टफोलियो है उसमें इन्होंने निफ्टी 50 फंड भी ले रखा है, नेक्स्ट 50 भी, और आदित्य बिरला का लार्ज कैप भी, साथ में एक स्मॉल कैप फंड है और एक क्वांट फंड है। जो क्वांट है वो एक थीमेटिक कैटेगरी हो गई, एसबीआई का फंड है। आप उसको रख सकते हैं, उसकी होल्डिंग्स ठीक है। लार्ज कैप टिल्टेड पोर्टफोलियो है इस टाइम पे आपका। मुझे लगता है दीपाली इनको एक मिड कैप फंड ऐड करना चाहिए अपने लिए। सो ये जो 3 हैं, आदित्य बिरला, टाटा 50 एंड नेक्स्ट 50, इसमें से आप अपने आदित्य बिरला को इस टाइम पे, बिकॉज़ आप ज़्यादा निवेश कर रहे हैं उसपे, तो आपका कॉर्पस ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, फंड भी ठीक है। और टाटा का जो आपके पास 2 यहाँ पे फंड्स इकट्ठे हो गए हैं, आप एक मिड कैप का वहाँ इंडेक्स फंड जोड़ लीजिए और साथ में एक मल्टी कैप फंड जोड़ लीजिए। सो मेरे ख्याल से उसका पोर्टफोलियो आपका काफ़ी होलिस्टिक हो जाएगा। सो ओवरऑल 1 लार्ज कैप फंड, एक क्वांट, आपका स्मॉल कैप चलता रहेगा और एक मिड कैप इंडेक्स को जोड़ने की ज़रूरत है, साथ में एक मल्टी कैप फंड। डिफरेंट फंड हाउसेस के जोड़िएगा, स्पेशली जो मल्टी कैप है, ताकि ओवरलैप ना आए ऑफ द फंड हाउस स्ट्रैटेजी। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह जितेंद्र आपके लिए। लगभग 1 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप 10 सालों में इकट्ठा कर पाएंगे। अगर थोड़ा स्टेप अप करेंगे तो ये 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के नजदीक जाने की कोशिश हो सकती है। बाकी थोड़े बदलाव सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो में। सवाल लेते हैं पुष्कर का। बिहार से उन्होंने एक सवाल भेजा है। 34 साल इनकी उम्र है। 6,000 के सिप कर रहे हैं, 20 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य है। 2,000 डाल रहे हैं वाई2 कैपिटल मल्टी कैप में, 2,000 बंधन लार्ज मिड कैप में, 2,000 इन्वेस्को स्मॉल कैप में। इनका सवाल ये है फ्लेक्सी कैप को लेकर, एक कंफ्यूजन इनको है। पारंपरिक एचडीएफसी का एयूएम बड़ा है, वहीं छोटे एयूएम वाला फ्लेक्सी कैप फंड लेना क्या सही है या फिर नहीं, जैसे कि बजाज फिनसर्व हुआ या फिर हीलियोस हुआ। इनफैक्ट ये फ्लेक्सी कैप को लेकर प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि फ्लेक्सी कैप को लेकर, क्योंकि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में जिस तरीके के रिटर्न दिए हैं, इंटरेस्ट तो इन्वेस्टर्स का काफी रहा है इसमें, जिन्होंने नहीं लिए वो भी अब लेना चाहते हैं। लेकिन सवाल इनका इंटरेस्टिंग है कि छोटे एयूएम वाले फ्लेक्सी कैप वर्सेस बड़े एयूएम वाले फ्लेक्सी कैप कौन सा लेना सही है, लें भी या ना लें, कंसीडरिंग अगर मल्टी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है। जी। सो अगर हम चाहिए पोर्टफोलियो में या नहीं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दीपाली, तो इनको फ्लेक्सी कैप की यहाँ ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड आई विल सजेस्ट, क्योंकि आपका 20 साल का पोर्टफोलियो है, आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड जोड़िए और एक मिड कैप इंडेक्स फंड जोड़िए, सो दैट आपके पोर्टफोलियो का कोर बन जाए। और आपका बाकी जो तीनों स्कीम्स हैं वो अच्छी हैं और आपको फ्लेक्सी कैप की यहाँ ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि कौन-सा फ्लेक्सी कैप, अगर, क्योंकि जेनेरिक ये सवाल है, किसी और के लिए भी यूज़ हो सकता है। सो इस टाइम पे तो दीपाली डेफिनेटली ये जो दोनों स्कीम्स हैं, ये मैसिव है इन टर्म्स ऑफ एयूएम, और मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन रिटर्न तब भी इन्होंने ही दिए हैं। सो जब हम फ्लेक्सी कैप्स की बात करते हैं, क्योंकि ये पोर्टफोलियो ज़्यादातर लार्ज कैप ओरिएंटेड है और थोड़ा इनका टिल्ट बड़ी कंपनियों की तरफ है, तब वहाँ पे ये जो टिपिकल प्रॉब्लम हम जिसकी बात करते हैं कि छोटा एयूएम होगा तो जल्दी अजाइल है, बेच के निकल सकता है, कुछ और ले सकता है, वो लॉजिक हम ज़्यादातर जितना हम डाउन द मार्केट कैप जाते हैं, उस पे हम अप्लाई करते हैं। जो बड़ी कंपनियों वाले फंड्स हैं, लाइक द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, और स्पेशली जो लार्ज कैप्स में ही ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं, वहाँ पे वो लॉजिक उतना ज़्यादा होल्ड हमेशा नहीं करता है। और इसकी बड़ी कन्फ्लिक्टिंग, आपको हम स्टडीज़ भी करते हैं, हम देखते भी हैं, तो इसका कोई सेट रूल नहीं निकल के आता है। तो मेरे ख्याल से आप फंड की अगर क्रेडिबिलिटी है, अच्छी परफॉर्मेंस है, तब आप एयूएम से बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए। ऐसा भी हो सकता है कि छोटे एयूएम का फंड अंडर परफॉर्मर निकले कल को। सो इस चीज़ को आप एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह मत लेके चलिए कि ऐसा ही होगा कि बड़ा एयूएम परफॉर्म नहीं कर सकता। बट आपके पोर्टफोलियो में आपको एक लार्ज कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स डालना चाहिए। 2 करोड़ आप अपनी करंट एसआईपी से नहीं पहुँच पाएँगे, उसके लिए आपको 22,000 की एसआईपी करने की ज़रूरत है फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स।
और अगर आप एक साथ 22,000 नहीं कर सकते तो आप 11,000 की करिए और उसपे 10% का स्टेप अप करिए। और साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा पुष्कर जी कि आपके जो 2 करोड़ है ना 20 साल बाद, वो आज के 63 लाख्स के बराबर रह जाएँगे। तो प्लीज़ इन्फ्लेशन को आप मत भूलिएगा एंड उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को बनाइए एंड 2 पैसिव फंड्स को आप ऐड करिए जब आप अपनी एसआईपी को बढ़ाएँगे। ओके, चलिए तो पुष्कर आपके लिए सलाह क्लियरली दी गई है, फ्लेक्सी कैप को लेकर भी, आपके गोल्ड को लेकर भी। उम्मीद है आप इन्वेस्टेड रहिए और जैसे जैसे आपका पॉकेट अलाउ करे, क्योंकि आप अभी छोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कीजिए। चलिए शुक्रिया प्रबलीन, आप शो में आई और बजट बायोस्कोप पर तो आपने हमारे व्यूअर्स को समझाया ही, लेकिन क्वेरीज को भी आंसर किया। थैंक यू सो मच। और जाते जाते आप प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर प्रबलीन की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक, योर मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज।